Hello friends, welcome to Sleepy Classes. Today in Mains a Day we are going to discuss a question जो यूपीएससी पहले पूछ चुका है और एक बहुत ही रिपीटेड थीम से सवाल पूछा गया। सवाल था सेपरेशन ऑफ पावर्स से। अगर आप सेपरेशन ऑफ पावर्स थीम को देखोगे ना तो इसमें से कम 5 से 6 सवाल पिछले 10 सालों में पूछे जा चुके हैं और अगर रिवाइज करना है तो इस थीम को सेपरेटली रिवाइज किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ दीज क्वेश्चंस। क्वेश्चन क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कीप्स अ चेक on arbitrary power of the parliament in amending the constitution. Discuss critically. Now we all know that Constitution of India provides amendment or a process of amendment under Article 368 और इस process of amendment का इस्तेमाल करके आज तक संविधान को 106 बार 106 times amend किया जा चुका है. It has been amended 106 times. But all the 106 amendments were not as smooth as expected. In fact, many amendments were partially, completely, or to some extent overturned by the judiciary. Why? Because the judiciary plays the role of the guardian of the constitution. In fact, 1973 के बाद से जब से बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का जन्म हुआ है तब से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो है उनके ऊपर एक अलग ही सेट ऑफ क्राइटेरिया अप्लाई हो गया है। संविधान कोई भी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को बदला जा सकता है। पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट इट शुड नॉट अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर। इसी को मूलभूत सिद्धांत यानी कि बेसिक प्रिंसिपल समझते हुए लेट अस ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। We can start this answer by one of the 7 ways which I have discussed about introducing an answer. बहुत बार मैं आपसे डिस्कस करता हूं कि किसी भी आंसर को इंट्रोड्यूस करने के 7 तरीके हो सकते हैं। एक, उस क्वेश्चन के अंदर दी गई स्टेटमेंट को या टर्म को डिफाइन करना। दूसरा, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड या सिग्निफिकेंस बताना। तीसरा, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल का इस्तेमाल करना। चौथा, किसी डेटा को कोट करना। पांचवा, किसी इंडेक्स रैंकिंग रिपोर्ट को कोट करना। 6, any Supreme Court judgment. 7th, current affairs regarding that particular statement. लेकिन यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल से शुरुआत कर सकते हो। आर्टिकल 368 अमेंडिंग पावर की बात करता है और वहाँ पे 2 टाइप की अमेंडमेंट की बात करता है। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम दैट। प्लीज अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ क्वेश्चन वेर यू कैन शोकेस योर वैल्यू एडिशन एंड वैल्यू एडिशन का बेस्ट तरीका है वेर यू टॉक अबाउट हाउ अमेंडिंग पावर हैज चेंज्ड ओवर द ईयर्स. You talk about the first amendment, after that the Shankari Prasad case, the Golaknath case, 24th and 25th amendment, Kesav Nanda Bharti case, 42nd amendment and Minerva Mills. This timeline you memorize when you read the relationship between fundamental rights and directive principles of state policy. इसी timeline को यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो और ये बता सकते हो कि amending power के अंदर क्या changes आए। फर्स्ट अमेंडमेंट के बाद फंडामेंटल राइट्स को बदला गया और दिस वाज इन एन आउटकम ऑफ द शंकरी प्रसाद केस। उसके बाद 1967 में गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि फंडामेंटल राइट्स अमेंड नहीं किए जा सकते हैं पार्लियामेंट के द्वारा। 24th और 25th अमेंडमेंट के बाद इसमें चेंजेस लाए जाते हैं और कहा जाता है कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकता है। उसके पास एक अनएंडिंग पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की। 1973 में इसको झुटला दिया जाता है और ये कहा जाता है दैट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज्ड। 42nd amendment of the constitution again reiterates the fact that we can change any part of the constitution we want and we can implement any directive principle we want. Again Minerva Mills case 1980 में कहता है that it is not possible, you cannot change the basic structure of the constitution and you cannot amend the fundamental rights or you cannot implement all DPSP विदाउट जुडिशियल रिव्यू। इसका मतलब जुडिशियल रिव्यू की प्राइमेसी को यहां पे रखता है। इसको सिर्फ और सिर्फ एक टाइमलाइन के थ्रू दिखाया जा सकता है जिसमें आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उस केस का आउटकम लिखना है। व्हाट इज द आउटकम? सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज दैट yes, you agree with the point that Supreme Court keeps a check on arbitrary power of Parliament. In fact, that is the purpose of the Supreme Court. Arbitrary power is against the principle of rule of law. Rule of law के 3 प्रिंसिपल होते हैं। प्रिंसिपल नंबर 1, avoidance of any arbitrary power. Principle number 2, equality before law. Principle number 3, predominance of legal spirit. These are the 3 principles of rule of law. तो arbitrary power या absence of arbitrary power होना ये पहला प्रिंसिपल है और यहां से आप आंसर कंक्लूड कर सकते हो। प्लीज यू कैन यूज दिस प्रिंसिपल एज अ कंक्लूडिंग स्टेटमेंट।
अगर आपने बेसिक्स पढ़े होंगे तो आपको इसकी जानकारी होगी। नाउ कोर्ट रिस्ट्रिक्ट्स अमेंडमेंट पावर, इसके बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं। इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण, एल चंद्र कुमार केस में, एनजेएसी की जजमेंट जो आती है, हर एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के ऊपर सवाल उठाए जाते हैं। तो एनजेएसी के केस में 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहराया गया। ठीक है। इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस के अंदर जो 24th अमेंडमेंट थी उसको बैक किया गया कि नो इट कैन नॉट बी बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू। सेम वे एल चंद्र कुमार केस में टू द एक्सटेंट दैट द ट्राइब्यूनल्स एक्सक्लूडेड द सुप्रीम कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन एंड हाई कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन अंडर आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 और 226 के अंदर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन को एक्सक्लूड कर दिया गया था ट्राइब्यूनल्स के अमेंडमेंट के द्वारा, इस पार्ट को भी हटा दिया गया। सो अल्टीमेटली अमेंडमेंट पावर जो है वो लिमिट कर देती है, इट इज लिमिटेड बाय द 1973 जजमेंट केशव नंदा भारती केस। अब लिमिटेशंस क्या है इसकी? लिमिटेशन ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज सपोज टू बी अ लिविंग डॉक्यूमेंट। जब संविधान बनाया गया था तो संविधान बनाने वालों ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन दी नहीं थी। उन्होंने ऐसा कहीं नहीं कहा था कि संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदला जा सकता। दिस इज अ जुडिशियल क्रिएशन। तो अब जुडिशियल क्रिएशन है, उसमें कई बार सब्जेक्टिविटी या अलग पॉइंट ऑफ व्यू इन्वॉल्व होता है। जुडिशरी एक अनइलेक्टेड बॉडी है जिसको हम इलेक्ट करके वोट नहीं देते, लेकिन जुडिशरी अल्टीमेटली अकाउंटेबल होती है पार्लियामेंट के प्रति। बट फॉर इट्स डिसीजन मेकिंग, फॉर इट्स जजमेंट, इट इज नॉट अकाउंटेबल। वो सिर्फ जजेस की इंडिविजुअल कंडक्ट के लिए अकाउंटेबल होती है अगर वो प्रोवन मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी में इन्वॉल्व होते हैं। तो कहने का ही मतलब है कि क्या एक नॉन इलेक्टेड बॉडी को आप इस तरीके की सुप्रीमेसी वाली पावर दे सकते हो जहां पे वो पार्लियामेंट की अमेंडमेंट पावर्स को लिमिट कर सके? हमेशा इस पे डिबेट होती रहती है, आप भी ये पॉइंट रेज कर सकते हो। आखिर में वेग डेफिनेशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर है क्या? ये डिपेंड करता है सुप्रीम कोर्ट पे ही, सुप्रीम कोर्ट की दी गई जजमेंट्स पे। या इसकी एक एग्जॉस्टिव डेफिनेशन होनी चाहिए या नहीं, ये एक सवाल हमेशा बना रहेगा और इस फैक्ट सवाल उठाए भी जाते हैं। कंक्लूजन, फंडामेंटल इथॉस ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस एक डेमोक्रेसी का इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो बरकरार रहना चाहिए। जुडिशियल रिस्ट्रेंट के साथ साथ देयर मस्ट बी लिमिटेशन ऑन द पावर्स ऑफ द आर्बिट्री पावर ऑफ पार्लियामेंट, ये भी लिख सकते हो। Also, you can write that rule of law says that no pillar of the government must have arbitrary power. Parliament's power is checked by the judiciary, and more avenues of judicial accountability will ensure checks on judiciary. खत्म। ये सिंपल तरीके से आप इस क्वेश्चन को यूज कर सकते हो, लिख सकते हो। ऐसे बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं अपने मेंस मेंटोरशिप बैच के अंदर, जिसमें आप एनरोल कर सकते हो। और जनवरी के महीने में जो लास्ट मंथ है अब आंसर राइटिंग के लिए, जो मैंने सबसे डिस्कस किया है, सभी स्टूडेंट्स को पता है जो मेरे वीडियोस रेगुलरली देखते हैं कि लास्ट मंथ है ये आंसर राइटिंग कंक्लूड करने के लिए। इस लास्ट मंथ में आप इस पर्टिकुलर कोर्स का फायदा उठा सकते हो। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे एक और क्वेश्चन के साथ जल्द।